हेलो, नमस्कार। मैं गोविंद पांडे, ऑल इन वन कंसल्टेंसी सर्विस, पादरी बाजार, गोरखपुर। आज का ये वीडियो, मेरी हर वीडियो किसी फिक्स टॉपिक को लेकर ही होती है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वीडियो का, वो है कि काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, या कंसल्टेंसी कंपनी ही क्यों। तो मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा इस मामले में। जैसे काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है। कोई भी कैंडिडेट जो मेरे पास आता है, या तो 10th करके आया, 12th करके आया, बीटेक करके आया, या कोई भी कोर्स वो करके आया, तो अब उसमें होता ये सीन है कि कैंडिडेट को ये नहीं आइडिया होता है कि सर कौन सी कंपनी ज्वाइन करें। पहले तो क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी है। मान लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है कि गोरखपुर की सारी कंपनी टेक्सटाइल पर रजिस्टर्ड हो, या हर कंपनी इंडीड पे हो, या वर्क इंडिया पे हो, या जो भी वेबसाइट्स है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी लोकल कंपनीज़ भी होती हैं गोरखपुर सिटी की, जहाँ पे वर्क प्रोफाइल या जॉब लोकेशन खाली है। अब जैसे मैं अभी हायरिंग करा रहा हूँ एक हैवेल्स लिमिटेड में। तो हैवेल्स में कोई उसकी वेंडर कंपनी है परिश्रम। तो परिश्रम में जो हायरिंग हो रही है सेल्स के बंदों की, उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो 35,000 से शुरू है। जितने भी एक्सपीरियंस बंदे, वो फ्रेशर तो ले नहीं रहा, फ्रेशर लेगा तो थोड़ी सैलरी कम मिलेगी हो सकता है, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं 25-30 हज़ार सैलरी, और ट्रैवलिंग अलाउंसेस अलग से मिलेंगे आपको। उसके अलावा जिन इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो अब क्या है कि 50,000 की सैलरी गोरखपुर सिटी में, देखिए दिल्ली हो, मुंबई हो, ऐसा नहीं कि दिल्ली में 10,000 की जॉब नहीं मिलती है। यहीं बीटेक के बंदे जो जाते हैं वहाँ दिल्ली जॉब करने, 10,000 सैलरी पे करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बैड लक कह सकते हैं, या कुछ भी। गोरखपुर सिटी में ऐसा नहीं है। गोरखपुर सिटी में अगर कोई मेरे पास आता है जॉब के लिए, तो उसको 15,000 सैलरी चाहिए, तो कम से कम 20,000 सैलरी चाहिए होती है। पता नहीं सैलरी को लेके क्यों इतना वो चीज़ें हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी को लेके जितना दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं जो 10,000 सैलरी देती हैं और लोग काम कर रहे होते हैं। 15,000 सैलरी वहाँ भी है, 20,000 सैलरी वहाँ भी है, 20,000 सैलरी यहाँ भी है, ठीक है। तो सैलरी का स्लैब जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। तो कंसल्टेंसी कंपनी बस का काम सिर्फ इतना है कि कैंडिडेट का सही काउंसलिंग करे और उसको सही जगह पहुंचाए। कोई बंदा आया और उसको बहुत अच्छा बात करने आता है, तो मैं समझ सकता कि वो सेल्स का कोई भी काम उससे कराया जाएगा तो वो उस काम में अच्छा करेगा। चाहे वो नेक्सा में जाके सेल्स का काम करे, कार सेल करे, या हैवेल्स में चला गया, या एफएमसीजी में चला गया, किसी सेक्टर में चला गया, तो वो क्या करेगा कि वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो कंसल्टेंसी सिर्फ यही काम कर सकती है। अब में हम भगवान नहीं हैं हम लोग, ठीक है, भगवान हम लोग हैं नहीं। और किसी को बैठा दिला कुर्सी पे, या सरकारी नौकरी भी नहीं दिलाते हम लोग कि हमने या कुर्सी बैठाया आपको और वहाँ पे बोले कि ऐसा है, पैसे दे दिए कंपनी वाले को और आपको बैठा दिया जाए कि ठीक है आप जाइए, कल से काम करिए। ऐसा नहीं है। सरकारी प्राइवेट नौकरी तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, ये प्राइवेट नौकरी है। तो प्राइवेट नौकरी है तो वो परफॉर्म बेस पे काम करती है। जैसा परफॉर्मेंस आपका रहेगा वही पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो किसी चीज़ों पे नहीं देखेगी, वो कुछ नहीं जानेगी कि आपको घर में क्या दिक्कत है। मैं ही मान लीजिए मेरा ही स्टाफ है, वो पहले दिन अगर आके ये बोल देगा कि हमको 20,000 नौकरी चाहिए, तो नहीं दूंगा उसको। उसका काम देखूंगा, उसका परफॉर्म कैसा कर रहा है वो देखूंगा, तो लगेगा कि हाँ वो हम 40,000 कमा के दे रहा है, तब उसको हम 20,000 देंगे। यही सारी कंपनी के मुकेश अंबानी भी यही करते हैं। मुकेश अंबानी जिसको 10 लाख दे रहे हैं उससे 8 लाख ले रहे हैं। हम 8 लाख कमा के देंगे, तब उसको 4 लाख हम देंगे सैलरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी पोस्ट रख दिया। मुकेश अब ये भी बात कर लेते चलिए। मुकेश अंबानी की भी कंपनी में जो लड़के जियो फाइबर में जा रहे हैं आज की डेट में, उनकी सैलरी 9 से 10 हज़ार है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
11,000 सैलरी ज्वाइनिंग होती है। ITI डिप्लोमा वाले बंदे जो होते हैं बेसिक सैलरी जाते हैं 11,500 पे, और जो बंदे बीटेक वाले हैं वो बंदे 13,000 या 16,000 पे जाते हैं। ठीक है, तो अब सोचिए इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा प्रोफाइल है, पूरे इंडिया से सबसे अमीर आदमी है वो, लेकिन फिर भी वहाँ पे ये 10,000 सैलरी 11,000 सैलरी है। तो अगर कोई लोकल कंपनी है वो 10,000 सैलरी दे रही तो गलत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल कंसल्टेंसी, तो जो मेरा टॉपिक था कि कंसल्टेंसी कंपनी ही क्यों आप आएंगे मेरे पास या किसी भी कंपनी के पास। तो मेरा पॉइंट यही है कि हम बस आपको फ़िल्टर करके आपकी क्वालिटी समझते हैं, आप क्या काम करना चाह रहे हैं, उसको देखने के बाद हम आपको आपके हिसाब की जॉब ऑफ़र करेंगे। न कि आप टीचिंग के लिए आए तो मैं कोई नहीं करूँगा मार्केटिंग करनी चाहिए आप, नहीं। आप टीचिंग करने आए तो मैं आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करूँगा और आपको टीचिंग के कोई जो भी पोस्ट अवेलेबल मेरे पास रहेगी मैं आपको वहाँ भेजूँगा। ठीक है, ताकि आप सही ट्रैक पे जाएँ, गलत ट्रैक पे ना चले जाएँ। कई लोग आते हैं जो फ्रस्ट्रेट रहते हैं और सर कोई भी जॉब दिला दीजिए, कोई भी जॉब दिला देंगे मैं करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या पढ़ाई की है? ITI वाली डिप्लोमा किया है, ITI किया है आपने, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको काम आता है, कि आपने खाली फर्जी में ही कर लिया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्टेंसी कंपनी में, ऐसे लोग भी आते हैं जो लोग बिल्कुल हाँ कि BA कर लिया, घर बैठे डिग्री आ गई, चले आए, फिर सर जॉब दिला दीजिए। ऐसा भी केस होता है। तो हमको देखना पड़ता है कि वो मतलब क्या काम करना है, वो कैसा बंदा है, बात करने में तेज कर रहा है या नहीं है, उसके हिसाब से उसको जॉब ऑफर हो जाता है। ठीक है, तो ये काम करती है कंसल्टेंसी कंपनी। और काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? काउंसलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप गलत ट्रैक ना पकड़ लें। आपने टैली की, पता नहीं एक लड़के बंदे आए थे, टैली किया उन्होंने, टैली किया, अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज है उनको, BCom भी किया उन्होंने, फिर उसके बाद गए मार्केटिंग करने चले गए। अरे BCom किया, आपको टैली आती है, आप अरे बड़े आराम से बैठेंगे किसी अकाउंटेंट की कुर्सी पे तो आप एक अच्छा अकाउंटेंसी काम करेंगे और बड़े मौज में। अकाउंटेंट्स बार बार जॉब से नहीं निकाले जाते। जो भी BCom किया है और टैली का नॉलेज है उसके पास, या BCom नहीं भी किया है और टैली का नॉलेज है, तो अब से भी BCom कर ले, BCom M.Com कर ले और अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है वो, और उसकी सैलरी बाकी लोगों की सैलरी से बहुत अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी। जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोचिंग सेंटर्स में हो, कहीं भी अकाउंटेंट्स बार बार चेंज नहीं होते, मैं बता देना चाहता हूँ। जो भी, तो आज से अभी भी समय है, जो भी कैंडिडेट्स BCom M.Com हैं या टैली का नॉलेज रखते हैं वो अकाउंट्स पे ही जाएं, उस पर फोकस करें, वहाँ आप काम करेंगे, वो सबसे स्टेबल है, सबसे अच्छी नौकरी है। ठीक है, बाकी जगह आप जाएंगे आपका रिस्पेक्ट कुछ नहीं होनी है। BCom मतलब ग्रेजुएट, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट IIT JEE करके आ गया उसको डायरेक्ट IAS कुर्सी बैठा दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और मेरा एक और टॉपिक था इसमें कि पहली बार में ही विजिट करके कैसे आप जॉब पा सकते हैं। देखिए, आप मेरे पास पहली बार आए तो अपना पूरा कंसर्न हमें बता दीजिए कि सर मैंने पूरी बारे में बता दीजिए हमको। रिज्यूम में तो बहुत कुछ लिखा होता है, रिज्यूम में कई लोग छांट के लाते हैं कि क्या दिखाना है। रिज्यूम में कई लोग बहुत सारी चीज़ दिखा देते हैं, हाँ मैंने यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, यहाँ काम किया। पहले रिज्यूम ही बनाना इंपॉर्टेंट है। कई लोग 2-2 महीने का एक्सपीरियंस शो कर देते हैं। अरे 2-2 महीने का एक्सपीरियंस आप लोग शो कर देंगे तो पहले ही कंपनी का ओनर समझ जाएगा कि आप हमारे यहाँ टिकेंगे नहीं। जो आप 2 महीने में जॉब छोड़े हैं तो मेरे यहाँ भी, तो मैं भी तो मनुष्य हूँ, मेरे यहाँ भी जॉब छोड़ सकते हैं आप। तो आप 2 महीने का रिज्यूम लगा के देंगे, उसमें अपने आप ही रखेगा नहीं आपको, जो भी ओनर है, जहाँ भी आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो ये भी एक मुद्दा है कि आप जब भी रिज्यूम बना के लाएँ तो उसमें 2 महीने का या 1 महीने का 10 दिन का रिज्यूम में अपडेट की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेशर पे बल्कि काम करेंगे तो शायद अच्छा जगह आपको अपॉइंट करा दिया जाए या अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप 2 महीने का एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और कहेंगे कि ठीक है आप कहीं करा दीजिए, तो मैं भी जहाँ भेजूँगा वो भी देखेगा कि 2 महीने का एक्सपीरियंस, अच्छा क्यों छोड़ दिया आपने, क्या काम किया आपने, झगड़ा कर लिया, अच्छा ठीक है तो तुम्हारे जमते झगड़ा हो जाएगा, आप रहने दीजिए, मेरे यहाँ मत काम करिए, हम भी रहेंगे, यही करेंगे। तो हम लोग बस इतना ही काम करते हैं, और क्या, हम लोग ऐसा भगवान थोड़ी है हम लोग हैं। हम भी यही काम करते हैं। बंदा आया, उसका रिज्यूम देखा, उसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में मुझसे पूछा। कल बोलते सर हमसे मत पूछिए, रिज्यूम देख लीजिए। अरे रिज्यूम में क्या लिखा है हमको क्या मतलब, मैं आपसे पूछूंगा तब समझ पाऊंगा कि वो जो रिज्यूम में लिखा हुआ है आपके वो सही है या फ्रॉड, गलती है, फर्जी लिखा हुआ है।
ठीक है, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो कंसल्टेंसी कंपनी यही काम करती है कि आप अपना काम दिखाइए, मैं टैलेंट चेक करूंगा, टैलेंट अगर आपका उसके हिसाब से फ्रेम में सेट हो रहा है तब मैं उसके हिसाब से जॉब बताऊंगा, नहीं तो मैं आप बता दूंगा कि देखिए आप जो लिखे हैं इसको हटा दीजिए। कोई आया बंदा बीए किया है, कह दिया अकाउंटेंट, हम अच्छे अकाउंटेंट थे, अभी जो अकाउंटेंट है वो पूछताछ कर लेगा, समझ आ जाएगा तुरंत कि आप अकाउंटेंट कितना अच्छे हैं। ठीक है, तो जो भी आपका जो बात सच है आप वही बताएंगे, तो कहीं फंसेंगे नहीं। टैलेंट है तो बहुत सारे ऐसी जॉब है जो मैं बंदे आए, उन्होंने 1 महीना काम किया था, उनको थोड़ा सा नॉलेज है, तो मैं बात करके उनको अच्छी जगह अपॉइंट करा दिया, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप बस टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट बात करने का तरीका आपके पास है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो भी काम चल जाएगा। यही गोल गोल शोरूम में कितने ऐसे बंदे हैं जो फ्रेशर हैं। मैं आया, मेरे ऑफिस पे आए, मैं उनसे बात किया, उनको काम समझाया कि हाँ क्या काम होता है, फिर काम करने के बाद उनको एक रिज्यूम बनाया, रिज्यूम बना के भेजा, वो लड़के सेलेक्ट हो गए, जॉब कर रहे हैं आज की डेट में 12, 15, 16 हज़ार। उन्होंने कभी ज़िंदगी में वो लोग नहीं देखे उस शोरूम में जाके कि मॉल में काम क्या काम होता है। बस वो मॉल में गए होंगे घूमने के लिए, लेकिन काम थोड़ी जानते होंगे। लेकिन बंदे सेट हो गए, कभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो काम कर ही रहे सब बंदे। ठीक है, किसी को वेरीफाई करना होगा तो आप मेरा नाम, मैं आइए मेरे ऑफिस पे, नाम नंबर लिख के देता हूँ, आप जाइए मिल लीजिए उनसे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बंदा काम किया हो, बहुत वेल एक्सपीरियंस हो वही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब बात करने का तरीका है, या आप नहीं भी ट्रेंड है, ठीक है आप नहीं ट्रेंड है तो आप मुझे बता देंगे कि हाँ ठीक है सर, देखिए मैं कुछ किया हुआ नहीं हूँ, साफ साफ बात, जो बात सच है यही कि मैं कुछ नहीं काम किया हूँ और मैं चाहता हूँ इस सेक्टर में काम करना। तो मैं देखूंगा कि आपको कि कंप्यूटर ऑपरेटर में काम करना है आपको, तो आपको एक्सेल पे नॉलेज है कि नहीं है, टैली पे आपको काम आता कि नहीं आता है, तो हम आपको सिखा देंगे, भाई आप टैली एक्सेल जान लीजिए, 2-4 दिन 5 दिन लगेगा। यहाँ पे तो बहुत सारे फीमेल के लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है। फीमेल के लिए एक ऑप्शन यहाँ भी है, ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे। एक मेल्स के लिए भी एक ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे मेडिकल रोड पे। वो लोग क्या करते हैं कि आपको ट्रेन करते हैं इंग्लिश कैसे बात करनी है। जैसे एक सिंपल बात कर लिया जाए अगर काउंसलिंग की, तो 2-3 स्टेप्स हैं बहुत आसानी। करना क्या है आपको कि किसी जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप क्या करना है, पहले आपको एक एप्लीकेशन राइटिंग आना चाहिए। किसी भी स्कूल में जा रहे हैं तो एप्लीकेशन राइटिंग तो कंपलसरी है, मतलब वहाँ पे एप्लीकेशन राइटिंग अगर नहीं आपको आता है तो आपको ज्वाइनिंग ही नहीं होगी, तो पहले आप वो तैयार कर लीजिए। आपको अभी एक लड़का आज गया था हेवल्स से इंटरव्यू देने के लिए, जीन्स पहना था स्टाइल में, जीन्स और टी शर्ट और बैग लेके गया था, उसको बैठने का तरीका नहीं था, कैसे बैठा जाता है। मैं उसे बोल रहा हूँ कि भाई आप फॉर्मल शर्ट पैंट पहन लीजिए, तो सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जाओ फिर। तुरंत जितनी रफ्तार से गया है उतनी रफ्तार से वापस आया। और क्या है एक्सक्यूज़ कि सर वहाँ हो ही नहीं पाया, आप झूठे में भेज दिया आपने। हम क्या बता, मैं उसको बोल रहा हूँ, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मल शर्ट पैंट में ही जाइए। सारे कैंडिडेट जो मैं रिक्वेस्ट है मेरा, सारे कैंडिडेट्स जो भी अभी परसों इंटरव्यू होने वाला है रिकवरी एजेंट्स का जितने लोग वेट कर रहे थे रिकवरी एजेंट्स के काम करने के लिए, हमको लगता है वही बंदे थे जो फील्ड जॉब पहले से कर रहे हैं या कहीं काम वर्किंग में है, मतलब वो लोग, और अपने लोकेलिटी में। सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी लोकेलिटी में जॉब मिल रही है। ठीक है, जहाँ भी जो महाराजगंज का है उसको महाराजगंज जॉब मिल रही है, जो उन्होल का है उसको उन्होल में पोस्टिंग हो रही है। तो ये बड़ा बढ़िया है कि भाई पहला ऐसा जॉब मैं लगाया हूँ कि जो लोकेलिटी के हिसाब से ही लोकल बंदों को ही रख रही है। तो ये तो बड़ा आसान है। गगहा का बंदा है, गगहा लोकेशन में ही बंदों को दे रही है कि हाँ गगहा। अब उसमें करना क्या होता है कि एक लिस्ट मिलेगी आपको, उसमें रिकवरी कितने लोगों से रिकवरी करने हैं, लोन्स नहीं दे रहे हैं उनके बात जाने हैं, उनका नंबर मिलेगा, बात करिए, आप बाइक को सीज कराइए, बस ये सब काम है। तो मतलब ऐसे हैं चीज़ें। तो फिलहाल इंटरव्यू के लिए जो लोग आते हैं बंदे, आपको पहले रिक्वेस्ट है, परसों जो इंटरव्यू होने वाला है उस पर भी जो बंदे जा रहे हैं वो प्लीज़ फॉर्मल शर्ट पैंट और शूज़ और रिज्यूम के साथ ही जाएं। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी दे दी गई है आप लोग को कि आप कहीं भी जाइए तो एक रिज्यूमे, 2 फ़ोटो, बैंक का चेक या अपना डॉक्यूमेंट, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ज़रूर लेके जाइए। अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, इससे पहले मैंने सोनाटा फाइनेंस में ज्वाइनिंग कराई तो सारा कुछ हो गया। इंटरव्यू होने के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पहले मेरे पास लाया था वो तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो वो लेकर गया वहाँ पे, उस पर नाम में मिसमैच हो गया, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई।
देखिए, जो रेपुटेड पोस्ट हैं, बैंक है, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक या कोई फाइनेंस कंपनी है, वहाँ पे ये काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट मंगवाता हूँ बार बार, तो बोलता हूँ डॉक्यूमेंट लेके आइए, डॉक्यूमेंट लेके आइए। कई लोग सोचते हैं अरे भाई हमारा डॉक्यूमेंट रख लेंगे क्या। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके आएंगे, उसमें कैसे मैं देखूंगा कि क्या आप नाम में मिसमैच है कि नहीं है। या कई लोग झूठ बोल देते हैं कि हाँ अरे सब हो जाएगा, वो सब देख लेंगे हम। तो ठीक है, तो वो भी देखने गया था, हो गया काम ख़त्म। सब कुछ होने के बाद डॉक्यूमेंट में चेक इन हुई और आप ख़त्म हो गए वहाँ पे। ठीक है, सोनाटा फाइनेंस कंपनी यहीं पे मुगला में इसका ऑफिस है। गोलघर में भी इंटरव्यू हुआ था, उसके लिए मैं पोस्ट जारी किया था। जो लोग गए थे वो लोग जान रहे हैं। उसके अलावा भी जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स में आप जहाँ भी जा रहे हैं जॉब के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हर कंपनी जहाँ ऑन रोल ले रही है तो आपसे डॉक्यूमेंट चेक करेगी, ये तय है। आप पहले उसके लिए आश्वस्त हो लीजिए। ठीक है, बाकी नौकरी के प्रकार कहाँ कहाँ ज़्यादा संभावनाएं हैं गोरखपुर सिटी में। तो गोरखपुर सिटी देखिए, जैसी डेवलपमेंट हर जगह का अलग अलग प्रेफरेंस है। आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पे दुनिया भर के प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं। गुड़गांव में जाएंगे तो मारुति के, होंडई के सारे प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं। तो वहाँ पे तो आईटीआई के बंदे भी खप जाते हैं, बीटेक वाले बंदे भी खप जाते हैं, सारे बंदे खप जाते हैं लगभग। लेकिन गोरखपुर की बात की, गोरखपुर में अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है तो गोरखपुर में अच्छा पैसा कमाने के लिए मतलब जो मैं देख रहा हूँ सबसे अच्छे सेक्टर्स हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, फाइनेंस, बैंकिंग, टीचिंग सेक्टर्स में अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। ये सब मतलब अच्छा पैसा गोरखपुर में पैसा कमा रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जानते हैं। अब पीडब्ल्यू क्लासेस में ज्वाइनिंग एक लड़की, एक कैंडिडेट हुई थी, 21 लाख की ज्वाइनिंग किया है। अब गोरखपुर में सिटी में 21 लाख का पैकेज आसान काम नहीं है। एबीसी में एक लड़के कैंडिडेट ज्वाइन किए थे, उनकी 97,000 सैलरी है। 97,000 मतलब हो गया 12 लाख पर एनम। तो 12 लाख भी सैलरी कम नहीं है। अब इससे ऊपर सैलरी तो मैं किसी को देखा भी नहीं, और बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। 5 साल 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस पे भी वो बंदे उस पोजीशन में पहुंच जा रहे हैं। बस उनको अच्छा पढ़ाना आना चाहिए। तो अब इससे अच्छी पोस्ट तो मैं अभी तक 1 लाख सैलरी मैं किसी को सुना नहीं। अब 21 लाख पेमेंट तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, वो भी मैं किसी को सुना नहीं अभी तक गोरखपुर सिटी में किसी पोस्ट के लिए। तो मतलब अगर जो भी बंदे फील्ड में दौड़ रहे हैं और जो चाहते हैं कि मतलब वो अच्छी हाइक, बहुत अच्छा पेमेंट चाहते हैं, तो मतलब टीचिंग, बैंकिंग, ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जो मतलब 1 लाख सैलरी भी गोरखपुर में कमाने वाले लोग हैं इन सेक्टर्स में। लेकिन अब ये करिए कि हाँ ऑफिस में काम करते हुए 1 लाख कमा रहे, तो ऑफिस में वही, अब कौन सी ऑफिस है भगवान जाने। अभी तो मैं ऐसा बहुत सारा ऑफिस नहीं देखा जहाँ पे 1 लाख सैलरी मिल रही हो। तो ऑफिस में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, टीचिंग सेक्टर, ये सब सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मतलब 1 लाख सैलरी भी मिल सकती है इसी गोरखपुर सिटी में रहते हुए, और 4-5 साल के डिफरेंस में ही। और उसमें क्या है, अच्छा कौन सी जॉब स्टेबल है, वो थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा गाइड कर दूँ आपको। कौन सी जॉब स्टेबल है, स्टेबिलिटी का सीन देखा जाए तो मतलब ऐसी जॉब जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं और आपको हर आदमी रख रहा है कि हाँ ठीक है ओके। तो टीचिंग में स्टेबिलिटी लगभग अच्छी है, ठीक ठाक है। टीचिंग में, बैंकिंग सेक्टर में भी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, अगर आप अपना ईमानदारी से दे रहे हैं सब कुछ। ईमानदारी से हालांकि काम किया जाए तो सारे जॉब स्टेबल है। थोड़ा रियल इस्टेट में मैं देखता हूँ दिक्कत ज़्यादा होती है, रियल इस्टेट में प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होता है टर्मिनेशन की। टीचिंग सेक्टर में भी अगर आप पढ़े लिखे अच्छे नहीं हैं और आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा टर्मिनेशन होने का चांस होता है, लेकिन वो 1-8% है। जो लोग उसमें ढल जाते हैं वो लोग सेट हो जाते हैं, उसको कोई दिक्कत कभी होती नहीं है। लेकिन टीचिंग, अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर्स, ये सब स्टेबल है, लॉन्ग लाइफ है। एक बार बैंकिंग ज्वाइन कर लिया आपने तो वो 10 साल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे स्टेबल रहेंगे फर्स्ट क्लास, कोई आपको इशू नहीं आएगा। टीचिंग में भी जा रहे हैं, अगर एक बार कदम रख दिया आपने और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो स्टेबल नौकरी है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, बार बार निकालने और एंट्री करने का मौसम नहीं होता है उसमें। अगर सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी होती है मैं देखता हूँ वो जो मार्केटिंग के बंदे होते हैं उसमें ज़्यादा निकलने का चांस होता है। उसका काम टारगेट पूरा नहीं हुआ तो टर्मिनेट हो जाते हैं बंदे, या किसी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा टारगेट है जहाँ कंप्लीट करने पड़ेंगे, वहाँ थोड़ा सा टर्मिनेशन के चांसेस बन सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है। और बाकी तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जॉब में। एक मिनट, ठीक है, ठीक है। फ़िलहाल मेरे यही सब मेरा टॉपिक था।
काउंसलिंग कैसे होती है, कंसल्टेंसी कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है। मेरा मेन टॉपिक यही था। बाकी अगर किसी को कोई पूछताछ करनी हो, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए, नमस्ते।